Hello, good morning, everyone. I hope the screen is visible. Just let me know if I'm audible, and also let me know if the screen is visible. Am I audible? Please let me know in the chat box. आवाज आ रही है मेरी सबको? जल्दी से बताओ, क्लास शुरू करें फिर। जल्दी करो। चलिए, तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोगों ने नाउन पढ़ा था, उसका डेफिनेशन देखा था, ठीक है? We saw its definition and also what we did, we saw some of the examples that are there, and then we saw some of the types. Classification देखा, proper noun देखा, common noun देखा, collective noun देखा, उसके 3 parts देखे, generalizing, group and distributive. Abstract noun देखा, material noun देखा, okay? फिर जेंडर के बेसिस पे मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर. फिर उसके बाद नंबर के बेसिस पे सिंगुलर, प्लूरल, और काउंटेबिलिटी के बेसिस पे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. स्ट्रक्चर के बेसिस पे सिंगल एंड कंपाउंड. और कंपाउंड भी 2 टाइप्स के थे, कंपाउंड विद हाइफन एंड विदाउट हाइफन, ठीक है? केसेस देखे थे, नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस. देन ऑब्जेक्टिव देखा था, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस. देन डेटिव केस देखा था, एंड देन हमने देखा था पोजेसिव केस, या फिर इसको जेनेटिव केस भी बोल रहे थे. एंड देन हमने देखा था वोकेटिव केस, ठीक है? फिर हमने देखा था नाउन एंड एपोजिशन, इजी था. फिर हमने कुछ रूल्स देखे थे. देखो जल्दी से एक बार रूल्स थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, इसलिए रिवाइज करना चाह रही हूँ मैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए. सम नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, ओके? तो फर्स्ट रूल क्या है? कुछ नाउन क्या लेंगे? हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है? उसके बाद देखो, कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जो जिनका मीनिंग तो सिंगुलर होगा, बट उनको हम प्लूरल कंसिडर करेंगे और उनको कैसा वर्ब देंगे? प्लूरल वर्ब देंगे, ओके? उसके बाद थर्ड देखो, कुछ नाउन्स जो होते हैं उनको हमेशा कौन सी फॉर्म में यूज करते हैं? प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं. अगर प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे तो कैसा वर्ब आएगा? प्लूरल वर्ब, ठीक है? अब कुछ नाउन ऐसे होंगे जो बेसिकली क्या चीजों को इंडिकेट करेंगे? वो इंडिकेट करेंगे लेंथ को, मेजर को, मनी को, वेट को, नंबर को, ठीक है? उसके बाद इनके साथ जब भी इनसे पहले कोई भी नंबर यूज होगा, तो उस केस में जो भी आप नाउन यूज कर रहे हो, दैट शुड बी इन दी अनचेंज्ड फॉर्म, राइट? गुड मॉर्निंग मिस्टर BH. Mr. BH, you were supposed to send me a text, right? Remember?
यू वर सपोज टू सेंड मी अ टेक्स्ट ना, उसमें आपको मेंशन करना था हमने कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए हैं। रिमेम्बर? भूल गए? ठीक है, उसके बाद देखो रूल नंबर 4, ऐसे नाउन्स भी हैं जहां लेंथ, मेजर, मनी, नंबर अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको आप अनचेंज फॉर्म में यूज करोगे। कब करोगे अनचेंज फॉर्म में यूज? जब उनसे पहले कोई भी न्यूमरल लिखा हुआ है। कोई भी न्यूमरल क्या होता है? नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो फिफ्थ। फिफ्थ क्या था? फिफ्थ वॉज वेरी सिंपल। फिफ्थ था कि अगर कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन के साथ आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हो और प्लूरल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन जो है उसके साथ, कलेक्टिव नाउन के साथ आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हो वर्ब, और प्लूरल भी। डिपेंड करेगा किस चीज पे? उसके यूज पर। ठीक है, सिक्स सिक्स बेसिकली क्या था आपका? सिक्स जो आपका रूल था वो बेसिकली क्या था कि कुछ नाउन्स जो होते हैं वो बेसिकली सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं, और दोनों केसेस में उनका मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यहाँ अगर M1 मीनिंग है, यहाँ क्या हो जाएगा? M2। सेवेंथ क्या पढ़ा था? कुछ ऐसे वर्ड्स की लिस्ट पढ़ी थी जिनकी करेक्ट फॉर्म क्या है वो देखा था, जैसे लेक्चरशिप, लेक्चररशिप। ठीक है, देखो यही है ना सेवेंथ। ये देखो, सेवेंथ इज दिस ओनली। लेक्चरशिप, लेक्चररशिप, फ्री शिप, फ्री स्टूडेंटशिप। ठीक है, एट में क्या देखा था कि प्रोनाउन जो है उसका यूज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उससे पहले वाले जो वर्ड्स हैं या उनके जो एंटीसीडेंट पर्सन, नंबर या जेंडर दिया हुआ है, उनके जो एंटीसीडेंट पर्सन, नंबर या जेंडर दिया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर आप नाउन का यूज क्या करोगे? देखोगे, उसके अकॉर्डिंगली करोगे। नाइन्थ देखो कि वाइल एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, ईच, ये वर्ड्स जो हैं जब भी आपको गिवन है, एवरीबडी, एनीबडी, एवरीवन, ईच एंड एनीवन, इनमें आपको ना पढ़ के, इनमें आपको ये नहीं पता चलता कि मेल की बात हो रही है फीमेल की, तो जो जेंडर है वो क्लियर नहीं होता। तो इस केस में आप इन वर्ड्स के साथ कौन सा प्रोनाउन यूज करते हो? आप मैस्कुलिन वाला प्रोनाउन ही यूज करते हो। यू यूज मैस्कुलिन प्रोनाउन ओनली। ठीक है, जैसे हिम। ठीक है। ओके, हाउस योर हेल्थ नाउ मिस्टर BH? आई होप यू आर फाइन, यू आर डूइंग वेल एंड यू आर टेकिंग योर मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है, तो आई होप ये नाइन्थ जो है रूल सबको क्लियर हो गया होगा। एवरीबडी, एनीबडी, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, इनमें आपको पता नहीं चल रहा कि लड़की की बात हो रही है या लड़के की बात हो रही है, तो इसलिए फिर हम उसके साथ जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो लड़कों वाला ही यूज कर देते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेंथ। टेंथ रूल हमने क्या देखा था? जब भी कोई सेंटेंस जो है वन वर्ड से शुरू हो रहा है, उसके साथ प्रोनाउन कौन सा यूज होगा? वंस। हमेशा वंस प्रोनाउन जो है वो आप यूज करोगे। हिज, हर, ऐसा कुछ भी नहीं यूज करोगे। दिस वॉज योर रूल नंबर टेंथ। देखो यही है, ये रहा देखो, दिस इज योर रूल नंबर 10। वन के साथ आप हमेशा वंस यूज करते हो। द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस, राइट? ओके, अब इन 10 रूल्स में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम इन दीज 10 रूल्स? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, ये 10 रूल्स हमने पढ़े थे और इनमें आई डोंट थिंक सो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा, बट स्टिल अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स इज ऑलवेज देयर। यू कैन ड्रॉप योर डाउट, योर मैसेज इन द चैट बॉक्स एंड वी कैन डेफिनेटली डिस्कस दैट, राइट? चलिए, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड एंड व्हाट वी कैन डू इज सेवेंथ एंड एट। तो सेवेंथ एंड एट में क्या समझ नहीं आया नबम? डू यू वांट मी टू रिवाइज सेवेंथ एंड एट अगेन? उसको रिपीट करने के लिए बोल रहे हो या उसको समझ ही नहीं आया वो? देखो, रिपीट करना। देखो, आई एम जस्ट क्लियरिंग द बोर्ड सो दैट वी कैन डिस्कस दिस। देखो, सेवेंथ क्या बोल रहा है? सेवेंथ बोल रहा है लोग ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको उनकी रॉन्ग फॉर्म के साथ, वो कह रहे हैं कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनको उनकी रॉन्ग फॉर्म के साथ क्या किया जाता है? कंफ्यूज किया जाता है। तो उनकी करेक्ट फॉर्म्स क्या है हमने वो पढ़ी। जैसे लेक्चररशिप नहीं होता है, लेक्चरशिप होता है। फ्रीशिप नहीं होता है,
फ्री स्टूडेंटशिप होता है। बोर्डिंग, बोर्डिंग होता है ना, बोर्डिंग स्कूल या हाउस होम, तो बोर्डिंग नहीं होता है, बोर्डिंग हाउस होगा या फिर आप बोर्डिंग स्कूल यूज कर सकते हो, वर्ड जो करेक्ट होगा। फैमिली मेंबर्स हम नॉर्मली बोल देते हैं, बिग फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग आउट फॉर डिनर विद माई फैमिली मेंबर्स। अब इस सेंटेंस में प्रॉब्लम कहाँ है? इस सेंटेंस में टेंस ठीक है, वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी ठीक है, ठीक है, टेंस भी ठीक यूज किया है, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रोनाउन भी ठीक यूज किया है, तो वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रेपोजिशन भी ठीक है, तो इसमें बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है इस वर्ड में। फैमिली मेंबर्स हम नॉर्मली यूज कर देते हैं जो हमें लगता है करेक्ट है, बट उसका करेक्ट फॉर्म क्या होता है? उसका करेक्ट फॉर्म होता है मेंबर्स ऑफ द फैमिली। इंग्लिश टीचर इज रॉन्ग, टीचर ऑफ द इंग्लिश इज करेक्ट। कजन, कजन के साथ हम लोग कई बार क्या यूज करते हैं, आई डोंट नो वहां कैसा होगा, बट यहाँ पे लोग नॉर्मली कजन के साथ, कजन ब्रदर है मेरा, कजन सिस्टर है मेरी, दिस इज रॉन्ग। कजन ब्रदर या सिस्टर कुछ नहीं होता है, कजन होता है बस। और कजन बेसिकली क्या है आपका? कजन इज योर कॉमन जेंडर, ठीक है, वो आपका मेल और फीमेल दोनों को अपने आप में ही रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है, इट इज कॉमन टू बोथ द जेंडर्स, इसीलिए उसको बेसिकली कॉमन जेंडर बोला जा रहा है। पढ़ा था ना कॉमन जेंडर, क्यों बोला जा रहा है कजन को कॉमन जेंडर? क्योंकि दोनों जेंडर्स मेल एंड फीमेल के लिए क्या है? कॉमन है, ठीक है, ओके। अब देखो वेजेस, वेजेस क्या होती हैं? दो चीजें होती हैं। जब आप वेज वर्ड को सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हो, जब आप वेज वर्ड को सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हो और प्लूरल फॉर्म में यूज करते हो, जब सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे तो उसको बेसिकली, उसका मतलब बेसिकली क्या होता है? पनिशमेंट, ठीक है। जब आप वेज वर्ड को बेसिकली यूज करोगे प्लूरल फॉर्म में, उसका मतलब होता है वो वाला अमाउंट जो आप किसी लेबर को या लेबरर को क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो, ठीक है। पूरा दिन आपके घर पे कोई काम करके जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई मैसन है या कोई गार्डनर है या कोई भी है, कोई पूरा दिन आपके घर, या प्लम्बर है, वो पूरा दिन आपके घर काम करके जाएगा, ठीक है, करके जाएगा, तो उसको शाम को जो आप अमाउंट दोगे उसकी उसकी लेबर का, तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? उसको वेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट फॉर्म्स देखी हमने। उसके बाद रूल नंबर 8 जो था, रूल नंबर 8 बेसिकली क्या बोलता है? वो कह रहा है प्रोनाउन, एक सेंटेंस में जो आप प्रोनाउन यूज करते हो तो कैसे यूज करोगे? देखो उस सेंटेंस में जो उससे पहले एंटीसीडेंट, कोई भी एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले यूज किया हुआ, प्रिसीडिंग, ठीक है, ठीक है, उससे पहले जो भी आपका कोई पर्सन अगर यूज्ड है, या कोई पर्सन फॉर एग्जांपल कोई प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट है, या कोई जेंडर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सेंटेंस में प्रोनाउन यूज करोगे। जैसे कि देखो, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज लगेज। अब एवरी स्टूडेंट, इसको पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है? आर यू गेटिंग टू नो अबाउट द जेंडर? नो। आपको एवरी स्टूडेंट में ये तो नहीं पता चल रहा कि मेल जेंडर है, या मेल स्टूडेंट है, या फीमेल स्टूडेंट है, गर्ल है या बॉय है, नहीं पता चल रहा ना। तो जब आपको नहीं पता चलेगा तो उस केस में आप कैसा प्रोनाउन यूज करोगे? मेल्स वाला प्रोनाउन यूज करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे हिज यूज किया, ठीक है। और एवरी वर्ड जो है सिंगुलर वर्ड कंसिडर किया जाता है, इसके लिए इसके लिए आप इसके साथ हमेशा प्लूरल नहीं यूज करोगे, सिंगुलर ही यूज करोगे प्रोनाउन, ठीक है। हेंस यहाँ पे प्रोनाउन पहली बात मेल का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे जेंडर नहीं पता चल रहा कौन सा है। और जब यहाँ पे बेसिकली एवरी वर्ड है, एवरी वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगुलर को, सिंगुलैरिटी को, एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को, ठीक है। तो उस केस में मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या यूज किया? सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया। ऑल स्टूडेंट्स, अब देखो एक क्लास है, क्लास के ऑल स्टूडेंट्स, ऑल मतलब प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में मैंने यहाँ पे प्लूरल यूज कर दिया। तो उससे पहले जो वर्ड्स हैं एंटीसीडेंट जो हैं, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है प्रोनाउन का यूसेज। ईच ऑफ द बॉयज मस्ट कैरी हिज ओन बैग, अब ईच वर्ड भी सिंगुलर, तो ईच ऑफ द बॉयज मस्ट कैरी हिज ओन बैग लिखा मैंने। पहली बात तो बॉयज की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे मेल वाला प्रोनाउन आना है। और ईच मतलब क्या हो गया? इंडिविजुअली, हेंस यहाँ पे मैंने सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया। यहाँ पे हिज क्यों यूज किया? मेल्स वाला, क्योंकि बॉयज की बात हो रही है, बॉय तो मेल ही होगा ना। और उसके बाद सिंगुलर क्यों यूज किया? हिज क्यों यूज किया? देयर क्यों नहीं यूज कर दिया? क्योंकि यहाँ पे ईच वर्ड यूज किया गया। ईच वर्ड जो है वो सिंगुलैरिटी को शो करता है, वन बॉय, मतलब जो भी बॉयज है उनमें से ईच बॉय, ईच मतलब एक एक, हर एक बॉय, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक सेंटेंस में जो प्रोनाउन का यूज है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब बताओ कोई और कंफ्यूजन, या रूल नंबर 11 से कंटिन्यू करें?
Shall we continue from rule number 11 or are there any other doubts? ओके 11 चलिए लेट्स सी रूल नंबर 11 क्या बोलता है। देखो रूल नंबर 11 को करने से पहले ना हम लोग ना देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स आपकी क्लास में हो गया आई गेस, आप सबको याद होगा क्या होते हैं। देखो दो तरीके के वर्ब्स पढ़े थे, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ऐसे देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या चाहिए होता है, चाहिए होता है। किस लिए, ताकि वो सेंटेंस कंप्लीट हो सके और क्या बन सके, मीनिंगफुल बन सके। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब में सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ भी कंप्लीट हो जाता है। वहां पे जरूरी नहीं है आप ऑब्जेक्ट को ऐड करो, ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी रैन। अब शी रैन जो है इसको पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है एक मतलब कन्वे हो रहा है, एक बेसिकली आपको ये पता चल रहा है कि क्या इस सेंटेंस का मीनिंग है। वो भाग गई, शी रैन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, यहाँ पे रन क्या है, रैन क्या है आपका वर्ब। कैसा वर्ब है ये, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब सिर्फ दो चीजों के बाद भी आपके सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। तो इस वर्ब को यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है मीनिंग पूरा करने के लिए। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स इज योर सब्जेक्ट, फ्लाई इज योर वर्ब। यहाँ पे भी मैंने देखो ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया। ठीक है, तो फ्लाई यहाँ पे क्या है, वर्ब है। कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव। क्यों है इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं है सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए। ये जो फ्लाई वर्ड है दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए। आई होप इंट्रांजिटिव क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, हम ऑलरेडी शायद ये चैप्टर्स कर भी चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट का एग्जांपल देखो। अब अगर आपको मैं ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल वी लाइक द मैच। वी क्या है आपका, वी इज योर सब्जेक्ट, लाइक्ड क्या है वर्ब, द मैच इज योर ऑब्जेक्ट। अब मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को यहां से क्या कर देती हूँ, हटा देती हूँ। लेट मी जस्ट रिमूव द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इतनी से वर्ड, इतने से सेंटेंस का क्या कोई मीनिंग बन रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब का। वी लाइक्ड, व्हाट लाइक्ड, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, और ना ही आपको एग्जैक्ट इसका मीनिंग पता चल रहा है। तो ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट जो है वो चाहिए ही होगा, जरूरी से जरूरी कंपल्सरीली चाहिए होगा, ताकि वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो सके, ऐसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई क्लोज्ड द डोर। ठीक है, यहाँ पे आई क्या है सब्जेक्ट, क्लोज क्या है वर्ब, द डोर क्या है ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को दो हटा। अब क्या इसका कोई मीनिंग बन रहा है, इस वर्ब के साथ आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा वर्ब जिसके साथ आपको ऑब्जेक्ट सेंटेंस में चाहिए ही होता है मीनिंगफुल बनाने के लिए सेंटेंस को, उस वर्ब को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स हमने देख लिए। इफ यू वांट सम मोर एग्जांपल्स तो आप ये देखो, फॉर एग्जांपल द डॉग बार्क्स। क्या पता चल रहा है इससे, आप मुझे बताओ इसमें, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये कौन सा वाला वर्ब है, विच वर्ब इज दिस, द डॉग बार्क्स। इस सेंटेंस में बार्क्स वर्ब कौन सा वर्ब वर्ब है, जस्ट लेट मी नो। जल्दी से बताओ। ही कॉट द बॉल। यहाँ पे ही जो है वो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, किसी का भी जवाब नहीं आया, क्या बात है, व्हाई यू गाइज आर नॉट रिप्लाइंग। यहाँ पे मैंने आपको एक वर्ब दिया है, एक सेंटेंस दिया है, द डॉग बार्क्स। द डॉग बार्क्स में मैंने आपको ये बता दिया कि डॉग क्या है, सब्जेक्ट है, बार्क्स क्या है, वर्ब है। मुझे ये सिर्फ इतना बता दो, विच वर्ब इज दिस, दिस इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब है, अभी समझाया ना, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव। इसी तरीके से मुझे इस सेंटेंस में भी बताओ, ही जो है आपका सब्जेक्ट है, कॉट इज योर वर्ब, द बॉल इज योर ऑब्जेक्ट। कॉट यहाँ पे कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है।
अब मुझे ये लिख के बताओ क्लियरली जल्दी से, क्योंकि मैं उसके बाद क्लास आगे शुरू नहीं करूंगी इफ यू गाइस विल नॉट आंसर दिस करेक्ट। यहाँ पे बाक्स वर्ड जो है ऐसे लिखो, बाक्स, उसके बाद लिखो कौन सा है, ट्रांजिटिव है तो टी लिखो, इनट्रांजिटिव है तो आई लिखो। सिमिलरली कॉट, कॉट अगर ट्रांजिटिव है तो टी लिखो, इनट्रांजिटिव है तो आई लिखो। जल्दी से रिप्लाई करो बिकॉज अब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछना शुरू करूंगी थोड़े थोड़े टाइम में लेक्चर्स में। ओके मिस्टर केएल, बाक्स इज ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, बाक्स क्यों है ट्रांजिटिव वर्ब? क्योंकि इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। बॉक्स, बाक्स इज ट्रांजिटिव वर्ब। बाक्स ट्रांजिटिव वर्ब कैसे हुआ? बाक्स इज इनट्रांजिटिव वर्ब। देखो गलत बोल रहे हो आप, बाक्स जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है। देखो द डॉग बाक्स, डॉग बार्क कर रहा है, मीनिंग कंप्लीट हो रहा है ना सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड वर्ब में भी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, दिस इज इंट्रांजिटिव। क्यों इंट्रांजिटिव है? क्योंकि इसके आगे इसको सब्जेक्ट की तो जरूरत, इसको ऑब्जेक्ट की तो जरूरत ही नहीं है। द डॉग बार्क्स, डॉग बार्क कर रहा है, सिंपल। दिस इज इंट्रांजिटिव। और यहाँ पे कॉट वर्ब जो है, ये कौन सा वर्ब है? जल्दी से कॉट का आंसर दो। सी, आई एम आस्किंग यू दीज क्वेश्चंस बिकॉज आई वांट टू नो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं पढ़ाई जा रही हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा। देखो ये जो है आपका कॉट, दिस इज योर ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव कैसे है? ही कॉट। सिर्फ इतना सेंटेंस पढ़ो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ। क्या इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए है? ही कॉट, कोई सेंस नहीं बन रहा ना, ही कॉट, क्या पकड़ लिया उसने, नहीं पता चल रहा कि क्या पकड़ा। तो हेंस बेसिकली क्या आ जाएगा, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। और अगर ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उस पर्टिकुलर वर्ब को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। इसको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुन लो क्योंकि आंसर्स गलत दे रहे हो। ठीक है, और क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में इस चैप्टर में से, डोंट टेक दिस चैप्टर लाइटली, वर्ब्स को लाइटली मत लो, फॉर्म्स पूछ लेंगे। ठीक है, देखो ट्रांजिटिव यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ और इनट्रांजिटिव यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स जिनको बेसिकली क्या चाहिए होता है, जिनको चाहिए होता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे नीड ऑब्जेक्ट, इनको चाहिए होगा ऑब्जेक्ट। क्यों चाहिए होगा? ताकि ये अपने मीनिंग को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, व्हाट इज द एग्जाम्पल? एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल, शी visited me at school। अब ये सेंटेंस मुझे बताओ, ये सेंटेंस देखो, यहाँ पे शी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट। विजिटेड क्या है, वर्ब। मेरे से मिलने आई, आना क्या है, वर्ब ही हुआ ना, काम ही हुआ ना, वर्ब है। मी एट स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को हटा दो यहाँ से। ठीक है, थिंक दैट इज ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर ओनली। अब मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस मीनिंगफुल है? शी विजिटेड वेयर? ठीक है, तो इस सेंटेंस को किस चीज की जरूरत है? इस सेंटेंस को जरूरत है एक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इस वर्ब को जरूरत है एक ऑब्जेक्ट की, और ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उन वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स। शी विजिटेड मी एट स्कूल, ये होगा कंप्लीट। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखो, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। देखो, आई लाइक फ्लावर्स, chocolates एंड केक्स। ठीक है, हो गया ये सेंटेंस, इतना तो समझ आ गया क्या लिखा है। ये देखो, आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। लाइक करना क्या होगा, वर्ब। और ये पूरा बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दो। थिंक दैट दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर। आई लाइक, आई लाइक, यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, लाइक क्या है, वर्ब।
ऑब्जेक्ट को मैंने हटा दिया इस पूरे में से। अब क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है इस वर्ब का? आई लाइक, व्हाट लाइक? नहीं निकल रहा ना। दैट मीन्स इस वर्ब को क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए है। और ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा वो बेसिकली क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। और ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट अगर आप नहीं भी सेंटेंस में लिखोगे तो भी सेंटेंस को बेसिकली क्या बनाएगा? मीनिंगफुल बनाएगा। ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। अब इंट्रांजिटिव के कुछ एग्जांपल्स देख लो। फॉर एग्जाम्पल, birds fly, subject verb, birds fly। तो वी नो birds fly, राइट? तो birds fly का बेसिकली क्या हो जाएगा? ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब में भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी स्माइल्ड। द बेबी क्या है? सब्जेक्ट। स्माइल्ड करना क्या होगा? वर्ब। और इस सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट एंड वर्ब ही है, ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लिखा। तो ये कैसा वर्ब हुआ? ऐसा वर्ब हुआ जिसको ऑब्जेक्ट आप नहीं भी दे रहे हो, नहीं भी लिख रहे हो, तो भी उसका मीनिंग क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। हेंस इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। द बेबी स्माइल, राइट? द बेबी स्माइल, बेबी हंस रहा था। हो गया मीनिंग क्लियर? ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अभी कोई डाउट है किसी को ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में तो जल्दी से कमेंट करो, आई एम वेटिंग, एंड देन आई विल प्रोसीड द क्लास फर्दर। मैं आप लोगों से अब रेगुलर क्लास में क्वेश्चंस पूछना शुरू करूंगी। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स के आएंगे, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिप्लाई। ठीक है। एंड इट इज नॉट फॉर माई गुड, इट इज फॉर योर गुड ओनली, क्योंकि आई एम सो डिसअपॉइंटेड। आप में से कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग गलत दे रहे हैं। व्हाट इज दिस? कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, इसको हम आई गेस सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं। मिस्टर केएल, मेरे को ना ये सेंटेंस क्लियरली लिखो। विच वर्ब, मैम, विच वर्ब इज दिस? कौन सा वर्ब? लाइट ऑफ, लाइट ऑफ। यार देखो, अब ना वर्ब ऐसे बहुत सारे हैं। मैं एक और चीज आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। पहली चीज तो ये समझने की कोशिश करो, वर्ब्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है। कितने सारे? कोई भी वर्ब्स ले लो, बहुत सारे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग है, लाइट ऑफ जैसे बोल रहे हैं। ठीक है। या कोई भी वर्ब्स हैं, बहुत सारे हैं। बहुत सारे वर्ब्स हैं। ठीक है। उनके यूज पे डिपेंड करेगा कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ठीक है। अब कोई भी फॉर एग्जांपल एक ऐसा वर्ब हो सकता है जिसको आप ट्रांजिटिव में भी यूज कर सकते हो, इंट्रांजिटिव में भी यूज कर सकते हो। डिपेंड किस चीज के ऊपर करेगा? उसके यूसेज पे। ठीक है। इट विल डिपेंड अपॉन इट्स यूसेज। अब लाइट ऑफ वर्ड को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं? ठीक है। लाइट्स ऑफ वर्ड को हम कैसे यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स। ठीक है। अब यहाँ पे टर्न लाइट ऑफ, लाइट ऑफ एज सच कोई वर्ब नहीं होगा। टर्न ऑफ द लाइट आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स। है ना? कुड यू प्लीज, या फिर ऐसे लिख लो, चलो ओके, अगर इसको इकट्ठा ही लिखना है तो ऐसे लिख लो, कुड यू प्लीज टर्न द लाइट्स ऑफ। ठीक है। अब लाइट्स ऑफ, टर्न द लाइट्स ऑफ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लाइट्स ऑफ जो है वो अपने आप में यहाँ पे वर्ब ही नहीं है इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे टर्न जो होगा ना, उसके साथ इसको जब आप यूज करोगे तभी उसका एक मीनिंग निकल के आ रहा है। ठीक है। कुड यू प्लीज टर्न द लाइट्स ऑफ। अब लाइट्स ऑफ को अकेला यूज करके देख लो। ठीक है। वो एज सच नहीं उसका बन रहा कुछ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, नाउ यू शट द लाइट्स ऑफ।
ठीक है, अब यहाँ पे शट वर्ड जो है वो एग्जैक्ट वर्ब आ रहा है, लाइट्स ऑफ जो है वो बेसिकली वर्ब ही नहीं बन रहा। इसको जब आप किसी सेंटेंस में यूज करोगे तो आपको एक मेन वर्ब यूज करना पड़ेगा। या तो मुझे इसका कोई सेंटेंस बताओ, क्योंकि अभी जो मैं सेंटेंसेस रिकॉल कर पा रही हूँ वो सेंटेंसेस यही है। इफ यू हैव एनी सेंटेंस इन माइंड विद रिस्पेक्ट टू दिस वर्ड, तो प्लीज जस्ट लेट मी नो सो दैट वी कैन सी। ठीक है, बट हाँ, एक चीज जो यहाँ से निकल के आ रही है, एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी, वो ये समझनी पड़ेगी, वर्ब अब कोई भी हो, ठीक है, उसको आप ट्रांजिटिव तरीके से भी यूज कर सकते हो और इनट्रांजिटिव तरीके से भी। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड जो ट्रांजिटिव है वो इनट्रांजिटिव में यूज ही नहीं हो सकता। ठीक है, इट्स नॉट ट्रू कि अगर आप किसी वर्ड को स्पेसिफिकली ट्रांजिटिव में यूज कर रहे हो तो उसको बाद में ट्रांजिटिव में यूज ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा द बेबी स्माइल्ड। ठीक है, यहाँ पे द बेबी स्माइल, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब हो गया। अब ये कैसा वर्ब है यहाँ पे, ये एक ऐसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, स्माइल यानी इनट्रांजिटिव हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं शी स्माइल्ड एट मी, अब बताओ स्माइल्ड यहाँ पे कैसा है, शी स्माइल्ड एट मी, अब इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो यहाँ पे स्माइल्ड वर्ड क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे इनट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनट्रांजिटिव यहाँ पे इसको यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, यहाँ इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ठीक है, तो आपको वर्ब जो आपको सेंटेंस दिया जाएगा, आपको इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये देखना है कि वो जो वर्ब है, क्या सब्जेक्ट और वर्ब के साथ सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, क्या एक मीनिंग जो है वो कन्वे हो रहा है। ठीक है, अगर कन्वे हो रहा है तो डेफिनेटली वो बेसिकली इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। दैट मीन्स उसको अभी ऑब्जेक्ट चाहिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। चलो इसका एक और एग्जांपल दे देती हूँ मीनवाइल। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिनको आप ट्रांजिटिव भी यूज कर सकते हो, इंट्रांजिटिव भी। देखो कोई भी वर्ड पर से जो है वो, कोई भी वर्ब जो है वो पर से जो है वो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं होता। सेंटेंस में उसको कैसे यूज किया गया है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टॉप्ड द कार। ठीक है, एक ये सेंटेंस है और उसके बाद मैं लिखूं द कार स्टॉप्ड। अब ये देखो, वर्ब मैंने सेम यूज किया ना, स्टॉप्ड एंड स्टॉप्ड, फॉर्म भी सेम यूज की। आई क्या है आपका यहाँ पे, सब्जेक्ट, स्टॉप्ड क्या है, वर्ब, द कार क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई स्टॉप्ड द कार। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ तो आई स्टॉप्ड, कोई मीनिंग कन्वे हो रहा है इसका, नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पे स्टॉप्ड वर्ड को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। किस लिए चाहिए, टू कंप्लीट द मीनिंग। हेंस यहाँ पे स्टॉप्ड वर्ब कैसा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव। द कार स्टॉप्ड, द कार क्या है आपका, सब्जेक्ट, स्टॉप्ड क्या है, वर्ब। द कार स्टॉप्ड अपने आप में मीनिंगफुल है या नहीं है, बिल्कुल मीनिंगफुल है। ठीक है, तो मीनिंगफुल है तो बेसिकली क्या होगा, इफ इट इज मीनिंगफुल देन आप बेसिकली क्या करोगे, अगर वो मीनिंगफुल है तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप उसको बेसिकली कौन से वर्ब में क्लासिफाई करोगे, आप उसको किस में क्लासिफाई करोगे, यू विल क्लासिफाई इट इनटू व्हाट, इसको आप बेसिकली किस में रख दोगे, बिकॉज इट डज नॉट नीड अ वर्ब, इट विल बी इंट्रांजिटिव। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, जो मैं समझा रही हूँ वो क्लियर है सबको। लेट मी जस्ट चेक सम मैसेजेस, यहाँ तो चैट बॉक्स में मैसेजेस ही बहुत आए हैं, लेट मी सी what all messages are there in the chat box. देखो वर्ब के यूज पे डिपेंड करेगा, ये मत सोचो मैं आपको एग्जांपल में अगर यहाँ पे स्टॉप्ड वर्ड यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांजिटिव ही होगा। नो no, ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है कि स्टॉप्ड इज ट्रांजिटिव एंड लाइट्स ऑफ इज इंट्रांजिटिव। नो, आप देखोगे कि उसको यूज कैसे किया सेंटेंस में, यूज के ऊपर डिपेंड करेगा वो। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। लाइट्स ऑफ, प्रोग्राम एंड आई, द प्रोग्राम एंड आई डोंट नो क्या लिख रहे हो यार ये, द प्रोग्राम एंड I follow. I follow. Which verb is this? जल्दी से पहले मुझे ये बताओ, आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, बिकॉज
और मुझे ये भी बताओ कि वर्ब्स चैप्टर आपकी क्लास में हो चुका है या नहीं हुआ अभी? जल्दी से करो यार, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स बिकॉज आज क्लास देखो कुछ भी हमने अभी नहीं शुरू किया पढ़ना. वी आर जस्ट स्टक ऑन दिस ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब ओनली. ओके, क्लियर है. तो इसको आप ऐसे नहीं सोचोगे कि स्टॉप्ड वर्ड जो है वो बेसिकली ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है. आप कैसे क्लासिफाई करोगे ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव को, उसके यूज पे डिपेंड करेगा. सॉरी, ये रहा यूज पे. अब यहाँ पे मैंने ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पे स्टॉप्ड वर्ब है. देखो वर्ब तो एक ही है ना, स्टॉप्ड. ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे आपको ट्रांजिटिव भी यूज करके दिखा दिया और यहाँ पे मैंने इसको इंट्रांजिटिव भी यूज करके दिखा दिया. तो एक वर्ब दोनों हो सकते हैं, ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है. लेकिन सेंटेंस में यूज कैसे किया गया है, क्या उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. अगर ऑब्जेक्ट के बिना मीनिंगफुल है सेंटेंस जैसे यहाँ पे, तो सिंपल इंट्रांजिटिव बोल देना. अगर ऑब्जेक्ट चाहिए है मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको ट्रांजिटिव बोलोगे. ठीक है, सिंपल है. आई इनका क्वेश्चन एक देख लेते हैं लास्ट के लिए. आई फॉलो योर चैनल, आई फॉलो योर चैनल. ओके, मैं इसको सेंटेंस में फ्रेम करना ही वाली थी. आई फॉलो योर चैनल. आई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब खुद से मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दूं, तो ये जो वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट चाहिए है या नहीं चाहिए मीनिंग कंप्लीट करने के लिए? खुद से प्लीज यूज योर ब्रेन एंड जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम वेटिंग. जल्दी से बता दो. इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए है या नहीं चाहिए है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए? आई फॉलो व्हाट फॉलो. अगर मैं ऑब्जेक्ट रिमूव कर दूंगी तो क्या इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा मीनिंग? डेफिनेटली इसको चाहिए होगा. और अगर इसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा यहाँ पे? ट्रांजिटिव. सिंपल. आई फॉलो, व्हाट फॉलो, क्या फॉलो कर रहे हो नहीं पता चल रहा ना, मीनिंग ही नहीं पूरा हो रहा उसका. ठीक है, जल्दी से बताओ, अब समझ आया? ओके. अब देखो फॉलो मी. अब ये सेम वर्ड है, बट यहाँ पे देखो फॉलो मी. ठीक है, ऑल्दो वर्ब पहले है सब्जेक्ट बाद में है, बट है तो सब्जेक्ट एंड वर्ब ही ना. क्या इस पूरी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इसके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत है? डू आई नीड एन ऑब्जेक्ट टू कन्वे द मीनिंग ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस सेंटेंस, या सब्जेक्ट और वर्ब से कंप्लीट हो रहा है? हो रहा है ना कंप्लीट. तो यहाँ पे ये फॉलो वर्ड क्या होगा, कौन सा वर्ब होगा? इट विल बी इंट्रांजिटिव. अब ये फॉलो वर्ड यहाँ पे इंट्रांजिटिव हो गया, यहाँ पे ट्रांजिटिव हो गया. तो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा वर्ब जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? वो डिपेंड करेगा उसके यूज पे, उसको यूज कैसे किया जा रहा है सेंटेंस में. आई होप इट इज क्लियर. देखो अब मैंने फॉलो वर्ड को भी आपको ट्रांजिटिव की फॉर्म में भी यूज करके दिखा दिया है और उसको इंट्रांजिटिव की फॉर्म में भी यहाँ पे यूज करके दिखा दिया है. ये दिस इज योर ट्रांजिटिव बिकॉज इसको ऑब्जेक्ट चाहिए. यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए. राइट, ओके. आई गेस ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा सबका. अब देखो रूल नंबर 11. ठीक है, व्हाट इज रूल नंबर 11? यार देखो मैं ना सोच रही हूँ आप लोगों की क्लास में जो जो चैप्टर्स हुए हैं ना, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी सी. मिस्टर बीएच ने मुझे मैसेज किया. ओके, आर्टिकल, प्रपोजिशन, टेंस, वर्ब, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग. ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हो गया है, नाउन एंड सेंटेंस. ठीक है, ओके.
सुनो मेरी बात. But this is the evening batch, Mr. BH. You are attending the class. आप evening batch से morning में आए हो ना? I want somebody from the morning batch to tell me. Morning batch में कौन कौन है जिन्होंने starting से ही morning batch में join किया है? See, this is utter confusion that is taking place. अभी मेरे को ये बताओ, ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो day 1 से, जब से उन्होंने क्लास ज्वाइन की है, वो मॉर्निंग में ही आ रहे हैं? जल्दी से बताओ. Let me see the names यार. नबम, आपने मॉर्निंग बैच में ज्वाइन किया है ना? यू हैव जॉइंड इन द मॉर्निंग बैच ओनली ना? नबम, नबम. और भी बहुत सारे स्टूडेंट. Am I audible to everyone? Just let me know. अभी ये सुनाई दे रहा है सबको? Nabam, see, just do one thing today. I'm giving you a task. I'm assigning you some work today. पहले मुझे ये बताओ, am I audible? जल्दी से बता दो एक बार. Okay. So Nabam, this is your work and you will do it today. And I'll be waiting for your text, right? मुझे एक morning student चाहिए. Mr. KL, okay, KL भी है. तो आप लोगों में से कोई भी जो student है, either KL और Nabam or both, you will frame a message. ठीक है? अपना नाम लिखोगे सबसे पहले ऊपर. ठीक है? मॉर्निंग बैच से हो तो मॉर्निंग बैच लिखोगे. ठीक है? और वो सारे चैप्टर्स के नाम लिखोगे जो अभी तक हम कर चुके हैं. जैसे आर्टिकल्स हमने कर लिया होगा, प्रेपोजिशन हमने कर लिया होगा. ठीक है? तो जो भी चैप्टर्स हम कर चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं क्लास में, उन सब चैप्टर्स के नाम लिख के मुझे भेजोगे आज. ठीक है? इज इट क्लियर? ओके नबम. नबम, आई विल वेट फॉर योर टेक्स्ट एंड प्लीज डू मेंशन योर नेम ताकि मुझे पता रहे कि आप हो. ठीक है? अभी मैं आपको नबम नाम से जानती हूँ ना, तो अगर ये आपका जूम मीटिंग का नेम है तो भी यही मेंशन करना. एंड इफ इट इज योर रियल नेम तो मेंशन द रियल नेम. ऑब्वियसली रियल नेम लिख के फिर अपने आप को एड्रेस करना. बट अगर आपका सिर्फ जूम मीटिंग में ये नाम है तो डेफिनेटली ब्रैकेट में नबम लिख देना अपने रियल नेम के साथ, सो दैट आई नो बोथ ऑफ योर नेम्स, राइट? तो ये काम आज आप करोगे एंड बिफोर 12 बिफोर 12 टुडे यू विल टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, राइट? इट इज योर ड्यूटी नाउ. चलिए, लेट्स बिगिन. अब देखो, यहाँ पे 11 जो है रूल, वो बेसिकली क्या बोलता है? आपको ट्रांजिटिव वर्ब तो समझ आ गए ना अब क्या होते हैं? इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है. ठीक है? अब ये वाले जो वर्ड्स हैं, एंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, एक्विट. एक्विट का मतलब होता है बाइज्जत बरी होना. जैसे अगर आपको किसी ने ब्लेम किया या एक्यूज किया. एक्यूज और ब्लेम का मतलब सेम होता है. एक्यूज किया या ब्लेम किया और उसके बाद बेसिकली क्या किया? आप कोर्ट में गए, है ना? कोर्ट ने आपको बोला कि यू आर फ्री ऑफ ऑल द चार्जेस. फ्री ऑफ ऑल द चार्जेस, जो भी आपके ऊपर ब्लेम लगाए गए हैं, चार्जेस लगाए गए हैं, आपको उन चार्जेस से फ्री किया जाता है. तो उसको क्या बोलते हैं? एक्विट. एक्विट होता है बाय इज्जत बरी करना, किसी को छोड़ देना कि यार ये जो चार्जेस आपके ऊपर लगे हैं गलत है, हेंस हम लोग आपको एक्विट करें. कोर्ट देता है यूजुअली एक्विटल्स. ठीक है? ड्राइव, एक्सर्ट, अवेल, प्राइड, एब्सेंट. तो ये क्या है? आपके सब वर्ब्स हैं. इन वर्ब्स को जब भी आप ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज करोगे सेंटेंस में, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब एक सेंटेंस में इस तरीके से इनको यूज करोगे कि इन वर्ब्स के साथ हमेशा आपको ऑब्जेक्ट जो है वो चाहिए होगा मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. तो ऐसे सेंटेंस में आप इनके साथ एक प्रोनाउन यूज करोगे. कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है? अब आप कहोगे मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? तो वो भी मैं समझाऊंगी. की कोशिश करो. भी एक सेंटेंस में इनमें से कोई भी वर्ड यूज किया गया है और वो जो वर्ड है वो इस तरीके से यूज किया गया है कि ट्रांजिटिव है, मतलब उस इन वर्ड्स के साथ आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही है. ठीक है? तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे? उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसके बाद यूज करोगे ही करोगे. क्लियर? अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है कोई भी प्रोनाउन है. फॉर एग्जाम्पल हिम, हर, यू,
माई, योर, माई, देम, ठीक है, कोई भी प्रोनाउन है, जब उसके साथ आप सेल्फ वर्ड लगा देते हो, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ, तो ये प्रोनाउंस क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हिम क्या है, वन पर्सन, इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया, सेल्फ। ठीक है, हर क्या है, वन पर्सन, इसलिए मैंने क्या यूज किया, सेल्फ। योर क्या है, वन पर्सन, इसलिए मैंने सेल्फ वर्ड यूज किया। माई क्या है, वन पर्सन, इसलिए मैंने सेल्फ वर्ड यूज किया। बट देम क्या है, देम जो है व्हाट इज इट, ग्रुप ऑफ पर्सन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ सेल्फ यानी कि सेल्फ्स यूज करूंगी, और ये क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स, राइट। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जिनके साथ सेल्फ वर्ड या सेल्फ वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउंस जिनके साथ सेल्फ वर्ड या सेल्फ वर्ड्स यूज हो जाता है, उन प्रोनाउंस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट, एंड सेल्फ्स इट टू आर एंड देम, आर के साथ, आर सेल्फ्स, आर जो है ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, दे आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सबको समझ आ गया होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जब आप इन प्रोनाउंस के साथ क्या करते हो, सेल्फ वर्ड, और इन प्रोनाउंस के साथ सेल्फ वर्ड ऐड कर देते हो, इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है। अब ये रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है जब भी आप ये वाले वर्ब्स यूज करोगे सेंटेंस में, और इन वर्ब्स को इस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाएगा कि आपको लगेगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब सेंटेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए है, तो उस केस में आप वर्ब के बाद बेसिकली क्या यूज करोगे, वर्ब के बाद आप एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करोगे। ठीक है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वर्ब, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करोगे और फिर ऑब्जेक्ट यूज करोगे। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो ये हो जाएगा, ये रूल क्या कहता है, ये कहता है जब भी इनमें से कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज किया गया है, तो उसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है, और ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि तभी सेंटेंस का मीनिंग जो है वो कंप्लीट होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, देखो, ही एब्सेंटेड फ्रॉम मीटिंग, ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ही सब्जेक्ट है, एब्सेंटेड जो है यहाँ पे वर्ड मेंशन्ड है, इसको ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज किया गया। ही, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं ही एब्सेंटेड, तो क्या कोई मीनिंग निकल रहा है, ही एब्सेंटेड, हाँ तो एब्सेंटेड हो गया, तो ठीक है, बट इट इज मीनिंगलेस, ही एब्सेंटेड, ठीक है, ऐसे कोई सेंस नहीं बन रहा। तो ही एब्सेंटेड फ्रॉम मीटिंग जब हम इसमें लिखेंगे, ही एब्सेंटेड फ्रॉम मीटिंग, तो ये मीनिंगफुल तो हो जाएगा, बट देन रूल क्या बोलता है कि एब्सेंटेड के बाद आपको क्या यूज करना था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ पे जो इसने इस सेंटेंस में यूज नहीं किया है, हेंस ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म क्या आएगी सेंटेंस की, यहाँ पे करेक्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट, एब्सेंटेड इज वर्ब, हिमसेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फ्रॉम द मीटिंग, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग, ये जो होगा आपका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बना, ये देखो यही स्ट्रक्चर बना। ठीक है, सो दिस इज व्हाट रूल नंबर 11 इज सेइंग, राइट। ओके, आई होप आई एम एबल टू मेक थिंग्स क्लियर टू यू ऑल। रूल नंबर 11 क्लियर हुआ सबको, ठीक है। अब देखो, रूल नंबर 12 देखो, रूल नंबर 12 क्या बोलता है, रूल नंबर 12 इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट रूल। आपको इसमें ना कई बार हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मैंने देखा भी है, जैसे कुछ बच्चे जब यूज करते हैं वर्ड, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको गलत जगह यूज करते हैं, दे मेक द रॉन्ग यूज ऑफ दीज वर्ड्स। देखो, हु वर्ड और whom वर्ड, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को यूज कहाँ करेंगे, वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, हु वर्ड जो है वो क्या डिनोट करेगा, सब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा जब भी सेंटेंस में हु वर्ड यूज होगा, वो किस चीज के लिए यूज होगा, सब्जेक्ट को शो करने के लिए। ठीक है, और whom वर्ड किसके लिए यूज होता है, whom वर्ड जो होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो रूल तो ये बोलता है, रूल क्या बताता है, हु वर्ड क्या है, किस चीज को बता रहा है, और whom वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हु वर्ड जो है किसके लिए यूज करते हैं हम, सब्जेक्ट के लिए, और whom वर्ड को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। अब एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, ये देखो, हु, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, फॉर एग्जाम्पल हु गेव यू दैट बुक, हु क्या है, सब्जेक्ट, गेव इज योर वर्ब, यू दैट बुक इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, इट्स अ प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, अ नाउन इन द प्रेडिकेट दैट रीनेम्स और रेफर्स टू द सेंटेंस सब्जेक्ट, दिस इज हु आई एम। ठीक है, बेसिकली इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव बेसिकली क्या होता है, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव,
ठीक है, इसको एक बार होल्ड रखो, इसको मैं आपको समझाऊंगी। अभी के लिए इस रूल को बेसिकली क्या करो, समझो। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव वैसे कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली यही है कि आप जब खुद के लिए कुछ वर्ड यूज कर रहे हो ना, ठीक है, नाउन इन द प्रेडिकेट जो है, इस इसका डेफिनेशन देखो, अ नाउन इन द प्रेडिकेट दैट रीनेम्स और रेफर्स टू द सेंटेंसेस ऑफ दिस इज हु आई एम, ठीक है। इसमें जो नाउन है उसको बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप एक प्रेडिकेट यूज करते हो, उसको ये क्या बोल रहा है, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव बोल रहा है, ठीक है। इसको डिटेल में डेफिनेटली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इससे पहले आप अगला वो जो है समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है whom। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसको छोड़ के अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा who जो होता है उसको सेंटेंस में हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, ठीक है, ओके। और whom जो है उसको कैसे यूज करते हैं, whom को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। whom is an objective pronoun which is a pronoun that receives the action of the verb। object होगा तो क्या रिसीव करेगा, verb का action ही रिसीव करेगा ना। it is the object of the verb। example whom should I call, ठीक है, किसको कॉल करूं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या चीज बताएगा आपको, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बारे में इंडिकेशन देगा, ठीक है। इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition फ्रॉम whom did you, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition फ्रॉम whom did you get this information, जैसे यहाँ पे फ्रॉम के साथ यूज हो गया, ठीक है। तो इसको आप दोनों केसेस में यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, कोई भी सेंटेंस है सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है। whom should I call, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई कॉल्ड यू, ठीक है। whom should I call, किसको कॉल करूं मैं, ठीक है, किसको कॉल करूं मैं। तो यहाँ पे whom वर्ड जो है वो किसकी तरफ इशारा करेगा, जिसको आपने कॉल कराना है, ऑब्जेक्ट की तरफ, रिसीवर ऑफ द वर्ब की तरफ, राइट। हेंस इसको यहाँ पे बेसिकली किसकी तरह यूज किया है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन हुआ कि प्रोपोजिशन के साथ जब आप यूज कर रहे हो उसको, ठीक है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। जैसे यहाँ पे वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया ना, तो प्रेपोजिशन के साथ भी आप उसके ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस, फ्रॉम whom did you get this information, किससे मिली ये इंफॉर्मेशन, राइट। तो मेन पॉइंट जो ये है, मेन पॉइंट ये है कि हु जो है आज सब्जेक्ट को नोटिफाई करता है, और whom जो है वो ऑब्जेक्ट को या रिसीवर ऑफ द वर्ब को नोटिफाई करता है, ठीक है। राइट, आई होप इट इज क्लियर। अब प्रेडिकेट नॉमिनेटिव देखो क्या होता है, देखो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव बेसिकली क्या होता है, एक तरीके, इट इट इज अ काइंड ऑफ वर्ब, या ऐसे लगा लो नाउन है, जो बेसिकली क्या करता है, रीनेम कर देगा सब्जेक्ट को, रीनेम्स द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, अ नाउन इन द प्रेडिकेट दैट रीनेम्स और रेफर्स टू द सेंटेंस सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रेडिकेट नॉमिनेटिव एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसा नाउन है जो आपके सब्जेक्ट को या जो सेंटेंस में नाउन यूज हुआ है उसको क्या करता है, रीनेम करता है। जैसे देखो, दिस इज हु आई एम, दिस इज हु आई एम, यहाँ पे बेसिकली नाउन क्या है, आई, दिस इज हु आई एम, ठीक है। तो यहाँ हु जो है, मैं यही हूँ, दिस इज हु आई एम, राइट। तो इस केस में आप बेसिकली क्या देख रहे हो, यहाँ पे हु वर्ड जो है किसको नोटिफाई कर रहा है, मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ। हेंस यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इट इज अ प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करता है हमेशा, देखो ये क्या करेगा, ये जो भी वर्ब यूज होगा, इट विल ऑल्सो कंप्लीट, नाउन दैट कंप्लीट्स, इट विल ऑल्सो कंप्लीट द लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स कुछ नहीं होते यार, लिंकिंग वर्ब होते हैं लिंक करेंगे, ठीक है। नाम देखो ना, नाम से समझने की कोशिश किया करो, ठीक है, राइट। आई होप प्रेडिकेट नॉमिनेटिव समझ में आया होगा। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव यही होता है कि सब्जेक्ट को रीनेम, जैसे प्रोनाउन को आप कहाँ यूज करते हो, प्रोनाउन को आप नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हो ना, वैसे ही प्रेडिकेट नॉमिनेटिव को आप कहाँ यूज करोगे, आप जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है ना उसको रिप्लेस करने के लिए यूज करोगे, ठीक है, उस सब्जेक्ट को नोटिफाई करने के लिए यूज करोगे। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है।
नेक्स्ट चलो, हु और whom का यूज अब सबको समझ आ गया होगा। हु जो है सब्जेक्ट को डिनोट करता है और whom जो है वो किसको डिनोट करेगा, ऑब्जेक्ट को। लेकिन whom को हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, मतलब प्रेपोजिशन पहले और उसके बाद आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो। सो इट कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन ऑल्सो। ठीक है, फ्रॉम whom डिड यू गेट दिस इंफॉर्मेशन, राइट। देखो यहाँ पे whom should I call, ठीक है। तो ये सब जो है वो आपको बेसिकली ये रूल जो है who एंड whom का यूसेज जो है एक तरीके से सिखा रहा है, ठीक है। रूल नंबर 13 देखो, एक और रूल कर लेते हैं आज के लिए। When two or more singular nouns are connected by either or neither or nor, ठीक है, और the pronoun is used as singular। तो अब एक चीज समझो, जब भी आप सेंटेंस में ईदर वर्ड या और वर्ड आपको यूज किया हुआ मिल रहा है, या नीदर वर्ड या नॉर वर्ड यूज किया हुआ मिल रहा है, और उसके से पहले यहाँ पे नाउन वन या नाउन टू, नाउन वन नाउन टू, मतलब ये वाले जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स, जब ये वर्ड्स नाउन वन को नाउन टू से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे जो वर्ब यूज करोगे वो कैसा वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। So you will use a singular verb. It's okay, Mr. KL. Singular verb use करोगे, right? Okay. तो इन वर्ड्स के साथ सेंटेंस में अगर आपको कभी भी ये वर्ड्स देखे हुए मिलते हैं, इधर जैसे हो गया और हो गया, और ये नाउन वन और नाउन टू को कनेक्ट कर रहा होगा, सिमिलरली नीदर हो गया, नॉर हो गया, और ये नाउन वन और नाउन टू को कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो भी वर्ब यूज हुआ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये सिंगुलर वर्ब यूज हुआ होना चाहिए सेंटेंस में। ध्यान रखना, एग्जामिनर इसमें आपको फंसाएगा। देखो, इधर रोहन और सोहन विल गिव देयर बुक, विल गिव देयर बाइक, बाइक या बुक लिख लो यहाँ पे, ठीक है, विल गिव देयर बाइक। अब यहाँ पे देखो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए होता है हमें, और यहाँ पे बेसिकली प्रोनाउन भी सिंगुलर आना था। तो ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ देयर नहीं होगा, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हिज होगा। विल गिव देयर बुक नहीं होगा, क्या होगा, विल गिव हिज बुक होगा। ठीक है, देयर बुक, इसको बाइक को करेक्ट करके मैं यहाँ पे बेसिकली क्या लिख रही हूँ, बुक लिख रही हूँ। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे बेसिकली सेंटेंस में देखो क्या गिवन है, सेंटेंस में आपको ईदर और जो है, ये देखो, ईदर हो गया आपका, और हो गया, रोहन इज नाउन वन, सोहन इज नाउन टू, विल गिव देयर बुक, ये प्रोनाउन जो यूज हुआ है किस तरीके से यूज हुआ है, आपका प्लूरल प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्या यूज करना था, सिंगुलर प्रोनाउन। तो हम इसके साथ कैसा प्रोनाउन यूज करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं, ईदर और के साथ, नीदर नॉर के साथ, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो सेंटेंस में जब भी ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, ईदर और या नीदर नॉर, उसके साथ आप कैसा प्रोनाउन यूज करोगे, यू विल यूज अ प्रोनाउन दैट इज सिंगुलर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हिज के साथ यूज किया। ठीक है, when singular and plural nouns are joined by or nor, ये कब होगा, जब सिंगुलर नाउन है। देखो, रोहन इज अ सिंगुलर नाउन, सोहन इज अ सिंगुलर नाउन, वन वन नाउन, ये नाउन वन और नाउन टू जो है एक एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो उस केस में मैंने यहाँ पे सिंगुलर यूज कर दिया प्रोनाउन। बट अगर इस तरीके से आपको गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर 13 में जैसे बोल रहा है, 13 के बाद रूल नंबर 14 में जैसे बोल रहा है, देखो, अगर एक सिंगुलर नाउन है और एक प्लूरल नाउन है, यहाँ पे ईदर दिया हुआ है, यहाँ पे और दिया हुआ है, यहाँ पे नीदर दिया हुआ है, यहाँ नॉर दिया हुआ है, यहाँ पे अब मैं यूज कर देती हूँ सिंगुलर नाउन, मतलब ऐसा नाउन जो वन पर्सन को या वन थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे मैं यूज कर देती हूँ सिंगुलर नाउन, मतलब ऐसा नाउन जो वन थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में आप यहाँ कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करोगे। इस केस में आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखती हूँ ईदर और नीदर नॉर, यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी, सिंगुलर नाउन यूज करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी सिंगुलर नाउन यूज करती हूँ, यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज कर देती हूँ। ठीक है, तो इस केस में आप फिर कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, जब यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे एक प्लूरल नाउन है, तो इस केस में आप जो प्रोनाउन यूज करोगे वो कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, प्लूरल प्रोनाउन यूज करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे रोहन जो था वो सिंगुलर था, सोहन जो था वो सिंगुलर था, हेंस यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज होना था वो देयर नहीं यूज होना था, क्या यूज होना था, हिज। हिज क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखो, ईदर के साथ स्टूडेंट जो है वो सिंगुलर है, बट टीचर्स क्या है, प्लूरल है।
प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे हिज जो है वो प्रोनाउन यूज नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, देयर प्रोनाउन यूज होगा। कैसा प्रोनाउन यूज होगा, प्लूरल प्रोनाउन। तो आपको ये जो वर्ड्स हैं ईदर और नीदर नॉर जो वर्ड्स हैं, इनके साथ आपको दो सिंगुलर नाउन्स को भी कनेक्ट करके दिया जा सकता है सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे दिया गया है, और एक नाउन सिंगुलर और एक नाउन प्लूरल भी दिया जा सकता है। जब दोनों सिंगुलर होंगे तो उस केस में कैसा प्रोनाउन यूज करोगे, सिंगुलर ही यूज करोगे। जब एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो कैसा प्रोनाउन यूज करोगे, प्लूरल ही प्रोनाउन यूज करोगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो ये जो था ये आपका रूल नंबर 14 था। ये दोनों सिमिलर रूल्स हैं, बस ये बोल रहे हैं कि ईदर और के साथ, नीदर नॉर के साथ, यहाँ पे या तो सिंगुलर नाउन हो और यहाँ पे भी सिंगुलर नाउन हो तो आप क्या यूज करोगे, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करोगे। लेकिन अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और यहाँ पे प्लूरल नाउन है इसकी जगह, और फिर ये वर्ड्स जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है, तो कौन सा प्रोनाउन इस केस में यूज करोगे, प्लूरल प्रोनाउन। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 13 एंड 14 ये थे। ठीक है, 15th रूल नंबर देख लो आज के लिए लास्ट। whose word is used for living persons and which word is used for lifeless object। तो अब बच्चे क्या करते हैं, whose and which में भी गलती करते हैं कंफ्यूजन की वजह से। अब ये रूल क्या बताएगा कि गलती नहीं करनी है। कब गलती नहीं होगी, जब आप whose word को जो है वो लिविंग पर्सन्स को शो करने के लिए यूज करोगे, और जो which वर्ड है उसको ऐसी चीजों को शो करने के लिए यूज करोगे जो लाइफलेस है। ठीक है, तो whose हम किसके लिए यूज करते हैं, ऐसे पर्सन्स के लिए जो जिंदा है, जो लिविंग है, और which हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, which नोवेल डिड यू सेलेक्ट। अब नोवेल बेसिकली क्या है, एक बुक ही होगी ना। अब बुक क्या होती है, लाइफलेस। ठीक है, हेंस यहाँ पे which यूज किया। whose फोटोग्राफ इज लाइंग देयर। अब फोटोग्राफ किसकी हो सकती है, पर्सन की। अब पर्सन जो है वो बेसिकली क्या होगा, वो बेसिकली लिविंग होगा। या फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फोटोग्राफ किसी डॉग की है तो भी तो वो लिविंग ही है, लिविंग क्रिएचर ही है। ठीक है, तो इस केस में आई होप आपको इसका भी डिफरेंस समझ आ गया होगा। ये काफी इजी रूल था। whose कब यूज करते हैं, जो ऐसे पर्सन्स, ऐसी थिंग्स जो लिविंग हैं, और which कब यूज करते हैं, ऐसी चीजों के लिए जो बेसिकली क्या है, लाइफलेस है। राइट, सो दिस वाज योर रूल नंबर 15। आज हमने कम पढ़ा क्योंकि हमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को बहुत समझने में टाइम लगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अभी के लिए कुछ कंफ्यूजन है तो बता दो, एल्स आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास। एंड नबम, it is your duty to send me a text. I'm just reminding you, this is a very gentle reminder. Okay, कोई डाउट है या वाइंड अप करें, इट्स ऑलरेडी 8:25। ओके, मैं बांग, इफ एवरीथिंग इज क्लियर तो हम लोग क्या करते हैं, अभी क्लास को वाइंड अप करते हैं। कुछ डाउट्स होंगे तो हम उसको कल की क्लास में दोबारा से जब रिवाइज करेंगे तो देख लेंगे। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। So with this, I'm just winding up the session. Thank you so much for joining all. Thank you so much.